लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। जो दृढ़ता आज है अगर ये होती तो शायद विभाजन का विधान ही पास नहीं होता। यदि देश विभाजन का स्वीकार विधान नहीं होता तो भारत मां का अंचल पाकिस्तान नहीं होता। अब 75 वर्ष के इस कालखंड को मैं ये कह सकता हूं तीन कालखंड में विभाजित करना चाहूंगा। पहले 25 वर्ष 1947 से 72, दूसरे 25 वर्ष 72 से 97 और तीसरे 25 वर्ष 98 से आज का समय। पहले 25 वर्ष हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय खड़गे जी ने कहा कि दुनिया को इस बात को लेकर संदेह था कि भारत लोकतंत्र रह पाएगा या नहीं। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि उस समय लोकतंत्र को लेकर भारत की डेमोक्रेसी, यदि यह कहा जाए, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में थी, यानी गर्भावस्था में थी, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी लोगों को यह शक था कि यह लोकतंत्र रहेगा, उठ पाएगा या नहीं। मगर जानते हैं किसको शक था? केवल उन्हीं को शक था जिन्हें भारत की परंपरा और भारत की व्यवस्था के बारे में नहीं था। उस गर्भावस्था के संस्कार इतने प्रबल थे हजारों वर्षों से कि मैं कोट करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने 28 अक्टूबर 1951 को यह कहा कि डेमोक्रेसी आज भले ही हमारे लिए नई दिखाई पड़ती हो, परंतु हमारा इतना गहरा प्रभाव है कि उन्होंने कहा कि महापरिनिर्वाण सूक्त में लिखा है, जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जहां पर समिति बैठी हुई थी, जहां उन्होंने कहा कि वह कार्रवाई पूरी करे और उसके उपरांत ही लोग यहां पर आए, अर्थात व्यवस्था के तहत बैठकर लोकतांत्रिक निर्णय किस प्रकार से होते थे, उन्होंने इस विषय को रेखांकित किया। और नेता सदन पीयूष गोयल जी ने जब इस बात का उल्लेख किया था कि वैदिक काल में भी सभा और समिति थी, चोल साम्राज्य में हमारे कई प्रतिपक्षी लोगों ने बोला गांवों में समितियों का चयन जैसे वोट के द्वारा होता था, भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपम जिसमें 12वीं शताब्दी में बैठकर निर्णय होता था, वैशाली का वह गणराज्य जिसे दुनिया का पहला गणराज्य कहा जाता है, इतनी बड़ी परंपरा थी। इसीलिए सिर्फ उनको संदेह था जो भारत को भारत की दृष्टि से नहीं समझ पा रहे थे। जो भारत की दृष्टि से समझ पा रहे थे उन्हें पूरा यह यकीन था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। लोग ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी की शुरुआत, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिर्फ हमारे यहां थी। ऐसा नहीं था। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं और देश थी उनमें कहीं भी धार्मिक विषय पे, रिलीजियस विषय के ऊपर डेमोक्रेसी का कोई उल्लेख नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। सिर्फ जो कहा गया उसे सुन लो, इसके अलावा कोई डिस्कशन का उल्लेख नहीं है। परंतु सिर्फ हमारे यहां था। वैदिक काल में शास्त्रार्थ होता था, एक ही धर्म ग्रंथ के एक हिस्से को लेकर एक द्वैत का मत है, एक अद्वैत का मत है, एक विशिष्टाद्वैत का मत है, और जो कहा गया कस्मै देवाय हविषा विधेयम, यानी प्रश्न और उसके बाद निर्णय। तो मैं कह सकता हूं इंडिया is the mother of political democracy, but also the foundation head of religious and spiritual democracy in the world, which is not found anywhere in the world. और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस भाव को भली भांति समझा। परंतु जब डेमोक्रेसी अपने प्रारंभिक कालखंड में थी 25 वर्ष के, तब उस समय यदि यह विचार किया जाए तो कहा जाता है कि सत्ता पक्ष के बहुत से लोगों ने बड़ा योगदान दिया। तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं हमने क्या योगदान दिया। प्रतिपक्ष के रूप में जब देश के सामने चुनौती आई तो हमने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि हम प्रतिपक्ष में हैं या हमारे साथ क्या हुआ है। 1962 की चाइना वॉर हुई तो भारतीय जनसंघ के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का जो हमने सहयोग और समर्थन किया, और जनसंघ ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतना सहयोग किया कि गांधी नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की और 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया। 1965 वॉर में लाल बहादुर शास्त्री जी का जिस प्रकार से सहयोग किया, यह पूरी तरीके से ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में जनसंघ के अध्यक्ष नहीं, गुरुजी को भी बुलाया था। यह पहले 25 वर्ष में आगे बढ़ते हुए जब हम 1972 के पास पहुंचे तो आप सभी बड़े गर्व से कहते हैं कि 71 की वॉर के समय अटल जी ने इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। यह होता है विपक्ष के रूप में लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभाना, और कैसे उस प्रारंभिक अवस्था में हमने आगे किया।
वैसे मैं ये भी कह दूं, वो अटल जी ने वो नहीं बोला था जिसके बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि इंदिरा जी की ऑफिशियल जीवनी पुपुल जयकर जी ने लिखी थी और उन्होंने बहुत खोजा था, मगर वो चीज नहीं मिली थी जो कहा जाता। परंतु ये ईमानदारी की बात है कि वह प्रशंसा की थी और उसके द्वारा देश बढ़ता हुआ आगे तक पहुंचा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि पहले कालखंड में विपक्ष के रूप में हमने डेमोक्रेसी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला कालखंड आता है 72 to 97। इसे मैं कह सकता हूं कि दिस इज द नेसेंट स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि पहले कालखंड के 25 वर्ष में चुनाव होते थे, सरकार नहीं बदलती थी। तो सरकार नहीं बदलती थी तो लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप नहीं आता था। अब 72 से 97 वाले कालखंड में सरकारें बदलनी शुरू हुई। लोकतंत्र ने इमरजेंसी का वह काला अध्याय देखा जो कि बहुत दर्दनाक और दुखद था। परंतु आज के इस अवसर पे मैं उसके डिटेल में न जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारत का लोकतंत्र इतना जीवंत था कि जेपी के नेतृत्व में हम लोगों ने वो आंदोलन खड़ा किया कि चाहे जितनी भी दमनकारी शक्ति थी, अंततः भारत में पहली बार केंद्र में सत्ता का परिवर्तन 1977 में हुआ। ये बदलाव आया। और उसके बाद एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि जब एक गठबंधन बना था सभी लोगों को मिलके, मगर बहुत जल्द ही वो गठबंधन कुछ छल में, कुछ प्रपंच में, कुछ अहम मान्यता में बिखर गया था 1979 में। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इस संसद ने वो भी देखा कि ये 24 दिन की सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए और उस समय अटल जी ने दुखी होकर एक कविता लिखी थी। आप सबने वो तो सुना होगा ना, गीत नया गाता हूं, पर उन्होंने लिखा था गीत नहीं गाता हूं। उन्होंने लिखा था उस समय की घटना से दुखी होकर कि लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आज मेला कई बार लग चुका है, पटना से लेके बेंगलुरु से लेके मुंबई तक। मेले में कौन किसका मीत है ये तो शायद अंदर बैठे वालों को ही पता होगा कि उन्हें मीत मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कहता हूं कि अटल जी की यह बात हमें एकदम उचित और उपयुक्त नजर आती है। इसके बाद उस कालखंड में 1980 का दशक आया, जब इस देश ने एक ऐसा दौर भी देखा जब 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सत्ता में वापसी हुई। तो अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता और कई लोग कहते थे कि सरकारों को हटाया गया, विपक्ष की तमाम सरकारें केवल इस आधार पर बर्खास्त कर दी गई कि केंद्र में आपकी पार्टी चुनाव हार गई है तो राज्यों में आपको शासन करने का अधिकार नहीं रह गया है। मुझे लगता है कि इस आधार के ऊपर सरकार केंद्र में आई और उसने विपक्ष की सारी सरकारों को एक झटके में बर्खास्त कर दिया। यह भी लोकतंत्र के लिए एक चुनौती का दौर था। और 80 के दशक में दो सबसे शक्तिशाली सरकारें हम लोगों ने देखी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 2/3 बहुमत की सरकार और राजीव गांधी जी की 80% बहुमत की सरकार। मगर इसी समय में देश ने बहुत बड़ी चुनौतियां, यह भी विडंबना थी कि सबसे शक्तिशाली बहुमत की सरकारों के दौर में आतंकवाद भी देश ने सबसे भयानक रूप में उठता हुआ देखा। फिर एक दौर आया जब 1980 के दशक का अंत हुआ और उस समय राष्ट्रवाद एक नए स्वरूप में उभरा, भारत के समाज में भी परिवर्तन आया, सामाजिक न्याय एक नए स्वरूप में उभरा, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन उभरा और इस देश की पॉलिटिक्स यूनिपोलर से बाइपोलर हुई। जब 1991 में हम लोग मुख्य विपक्षी दल बने 120 सीटों के साथ, और उसी समय अर्थव्यवस्था का भी पुराना ढांचा टूटा। जो नेहरूवियन मॉडल था वो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसको समाप्त किया। और मुझे याद है, मैं तो बहुत बच्चा था उस समय, स्टूडेंट था, उस खुली अर्थव्यवस्था में भाषण देते हुए सदन में अटल जी ने बड़े चुटीले अंदाज में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए गए हैं, कह दिया गया अब खुली अर्थव्यवस्था आ गई है। मगर उन्होंने कहा सभापति महोदय, जितने दरवाजे आगे के खोले गए उतने पीछे के दरवाजे भी खोल दिए गए। और फिर उन्होंने कहा कुछ तो ऐसे भी हैं जो पीछे के दरवाजे ही नहीं, रोशनदान से भी अंदर आने के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस प्रकार